नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग आंसर राइटिंग का अगला पार्ट देखेंगे। यूपी पीसीएस मेंस, ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए यह आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है और प्रत्येक पार्ट में दो प्रश्नों को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 153 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 154 नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दो प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न जो होता है स्टैटिक जीएस का प्रश्न होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को लिखने और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिए। जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करिए, हिंदी एस्से करिए, और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसकी भी आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो जो दो दो प्रश्न करके आप लोगों को दिए जाते हैं तो इनको बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए समय अब एक एक दिन पूरा का पूरा निकलता चला जा रहा है। 213 या 14 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 213 दिन बचे हुए हैं। अब इन्हीं 213 दिनों के में आपका मेंस होना है। ठीक है, इतने दिन 213 दिनों के बाद में आपका मुख्य परीक्षा पड़ेगी। तो तब तक आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी आपको बेहतर ढंग से, सुचारू रूप से, निरंतर प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ाई करी, 2 दिन आपने गैप कर दिया, आज मन नहीं लग रहा तो नहीं पढ़ाई करते हैं। देखिए, मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सेवा में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको आपके जो कार्य होंगे वो भी आपके सर्वोच्च होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए। 213 दिन ही हैं, आज का दिन भी अब निकल रहा है। देखिए, इसीलिए मैं दिनों को ज़रूर बताता हूं कि कम से कम आप सचेत हों, आप प्रेरित हों पढ़ने के लिए। आज से ही लिखने के लिए स्टार्ट करें। ठीक है, 213 दिन बचे हुए हैं। अब आज का दिन भी जा रहा है। यह दिन जो निकल रहा है, यह दिन आपके पूरे जीवन में कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो क्यों ना आज के दिन को ही, आज से ही आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को लिखने और पढ़ने का प्रयास करिए। अगर 2021 में नौकरी चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 मेंस हो, 2-4 साल पंचवर्षीय योजनाएं भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर रूप से कंटिन्यूसली अगर व्यक्ति लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। सही दिशा में, सही दशा में आपको जो उत्तर लेखन क्षमता है उसका विकास करना होगा और अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। देखिए, आज का जो प्रश्न है, पेपर 4 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 307 है। प्रश्न संख्या 307 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। यह जो प्रश्न है दोस्तों यूपीएससी मेंस 2019 में पूछा गया था, आईएएस मेंस 2019 में। और देखिए, इस टाइप के प्रश्न आयोग भी पूछ लेता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, अच्छी तरीके से लिख लेना चाहिए। ठीक है, और इस प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में जैसे देखिए, आपका जो लाइनें हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एक साथ घना लिखते हैं, घना का मतलब बहुत ज़्यादा डेंस लिखते हैं कि एक लाइन उसी के नीचे दूसरी लाइन, जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइन के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए। एक लाइन आपने लिखी या एक पैराग्राफ लिखा या कोई फ्लो चार्ट बनाया तो लाइन के नीचे लाइन नहीं होनी चाहिए। एक लाइन का गैप आपको देना है, जिससे आपका उत्तर, भले ही थोड़ा सा हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं हो, तब भी आपको आपके उत्तर में स्वच्छता दिखनी चाहिए, देखने योग्य होना चाहिए। फिर बात आती है कंटेंट की। कंटेंट के अनुसार भी आपकी चीज़ें, जो चीज़ें प्रश्न में पूछी गई हैं उसका जवाब देना होता है। कुछ चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक पैराग्राफ दिया, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट दे दिए, फिर उसके बाद कुछ डायग्राम बना दिया, फिर उसके बाद कुछ फ्लो चार्ट बना दिया, तो आप देखेंगे कि आपका ही उत्तर सबसे बेस्ट लगने लगेगा। बस आपको चीज़ों को सही तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, उन चीज़ों को, जो आपका जो उत्तर है उसको बेहतर बनाए, इसके लिए प्रस्तुतिकरण, जो प्रेजेंटेशन है आपका, वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर को लिखना है। अब जैसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें,
शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत में आप जब कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कलम आपकी चल ही नहीं रही, तो आप अपने बारे में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहनों के बारे में। फिर जब इनमें लिखने में सक्षम हो जाए, उसके बाद आप क्या करें कि आप समसामयिक मुद्दों पर लिखें कि किसान आंदोलन और जो भी चीज़ें चल रही हैं समसामयिक मुद्दों पर, उन पर आप लिखना स्टार्ट करें, जो भी जितनी भी नॉलेज है उतना। लेकिन हाँ, चीज़ों को बेहतर तभी होंगी जब आप लिखना शुरू करेंगे। नहीं लिखेंगे, मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होने वाला। मुख्य परीक्षा ही मेन है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन चीज़ों को समझिए और आज से ही उत्तर लेखन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर है 9140085178, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हो? संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हो? पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया। दूसरा क्या पूछा गया है? संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार कर सकता है? जैसे कोई भी व्यक्ति है, संस्थान है, किस तरीके से संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण किस तरीके से कर सकता है? तो इन चीज़ों के दो प्रश्नों को आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वही संवैधानिक नैतिकता क्या होती है। देखिए, अगर सिंपल एक लाइन में कहा जाए तो संविधान द्वारा जो भी लोकतांत्रिक मूल्य जो दिए गए हैं, सिद्धांत जो हैं, उनका पालन करना क्या कहलाता है? संवैधानिक नैतिकता कहलाती है। कोई भी व्यक्ति, संस्थान, संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। संविधान के प्रति आस्था नहीं होगी तो आप संवैधानिक रूप से नैतिक नहीं कहलाएंगे। इसी को अपने जीवन में उतारिए। अधिकारों के प्रति जो संवैधानिक अधिकार किसी भी अधिकारी को, किसी भी राजनेता को, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को दिए गए हैं, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करना। अधिकारों के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब होता है कि जो भी संविधान में आपको अधिकार दिए, जैसे मान लीजिए आप एक ब्यूरोक्रेट हो गए या एक नेता हो गए, तो आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं उनमें नैतिकता को दर्शाना, उनमें नैतिकता को दर्शाना। अब समाज में बहुत समुदायों के बीच में, सारी चीज़ों के बीच में, संस्थानों के बीच में परस्पर संघर्ष होता है, टकराव होता है। तो इनको कम करना, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से आएंगे, इनको सुनिश्चितता कैसे मिलेगी? ये सुनिश्चितता जो है वो संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से ही दी जा सकती है, ठीक है। जो भी समुदाय हैं, लोग हैं, उनके बीच में सौहार्द, समन्वय की स्थापना करना। संविधान को और जो है, संविधान को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इसलिए भी संवैधानिक नैतिकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। संविधान के क्रियान्वयन को अनियंत्रित होने से भी बचाता है। क्या करता है? संविधान को अनियंत्रित होने से बचाता है। देखिए, संवैधानिक नैतिकता का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वप्रथम संसद में किया था, ठीक है। और जो भी संवैधानिक मूल्य हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनका पालन करना, ठीक है। संविधान की जो नैतिकताओं द्वारा शासित होना, कि जो संविधान में नैतिक मूल्य सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुसार शासन को चलाना, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति हैं ये सभी के ऊपर लागू होते हैं। आप लोग जैसे देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी प्रश्न है, प्रश्न को समझिए और विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चीज़ें जैसे देखिए, आप सोच रहे हैं अच्छा संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा। किसी एग्जाम्पल को लेकर देखिए, कोई एक नेता है, संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको मान ही नहीं रहा है, उसको जो अपना मनमानीपन करना है वो कर रहा है। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकता है। वर्तमान में यही हो रहा है। संवैधानिक नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई नहीं मानता। लेकिन आपको उत्तर में ये सब चीज़ नहीं डालनी है, आपको बिल्कुल सैद्धांतिक चीज़ें जो उत्तर में पूछा गया है उन्हीं चीज़ों को बताना है। अब देखिए, संविधान की नैतिकता के बारे में आप लोगों ने जाना। अब संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो
देखिए, सबसे पहला काम ये है, जो संविधान नैतिकता का अनुरक्षण किस प्रकार कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, न्यायपालिका स्तर पर दुरुपयोग को रोकने हेतु हम संविधान, अब देखिए दो ही चीज़ें हैं, या तो आप इस पार हैं, या तो आप इस पार हैं, और या तो इस पार हैं। या तो आप संवैधानिक रूप से नैतिकता का पालन कर रहे हैं, और या तो संवैधानिक रूप से आप नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं। अब अगर न्यायपालिका के ऊपर ही आक्षेप लगने लगे, ठीक है, तो क्या वो संवैधानिक रूप से नैतिक कहलाएंगे? नहीं। जो जज हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कभी संवैधानिक रूप से नैतिक कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो न्यायपालिका में जो दुरुपयोग होता है न्यायपालिका के स्तर पर, उस दुरुपयोग को रोकता है संवैधानिक नैतिकता। इस तरीके से आप व्यक्तियों के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए, संविधान की सर्वोच्चता की बात कही गई है। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यही होता है कि भाई संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो या संस्थान हो या कोई भी संगठन हो, किसी भी प्रकार, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, संविधान से ऊपर नहीं है। और हमारे यहाँ क्या बात कही गई है? विधि के शासन की बात कही गई। कानून के अनुसार शासन किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार जो भी हमारे यहाँ संविधान में कानून है, उन कानूनों के अनुसार चीजों को क्रियान्वित करना। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस सिस्टम के प्रति निष्ठा रखना। लेकिन ये चीजें धरातल पर होती नहीं। संसद में देखिए, जो अमर्यादित जो बयान दिए जाते हैं, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, राज्यसभा में ही कुछ दिन पहले काफ़ी कुछ देखा गया था कि माइक तोड़े गए थे, फेंके गए थे। तो ये एक संसदीय व्यवस्था के प्रति क्या चीज़ें हैं? सही है? नहीं सही है। तो लोगों को क्या, लोग हों, नेता हों, संगठन हों, संस्थान हों, इन सबको संसदीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखनी होगी। संवैधानिक रूप से नैतिक होना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों में विभाजन करना पड़ेगा। जो कार्य हैं वो नैतिक रूप से सही होने चाहिए। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि जो संवैधानिक आदर्श हैं उनका पालन करवाता है। संवैधानिक जो आदर्श हैं उनका पालन करना, इससे भी हम संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कर सकते हैं कि भाई या तो आप उन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, जो संवैधानिक आदर्श हैं उनका पालन कर रहे हैं, और या तो नहीं कर रहे हैं। दो ही चीज़ें हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं। संविधान, कोई भी नेता हो, मंत्री हो या ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति हो, तो यहाँ संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना, जो भी चीज़ें हों वो कानून के अनुसार सही हो। किसी भी प्रकार का कार्य हो, आपका संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होता है। जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, बंधुत्व, भाईचारा, इन सारी चीज़ों की वृद्धि अगर होगी तो आप संवैधानिक नैतिकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सारी चीज़ें बेहतर रूप में, नैतिक रूप से जब चीज़ें सही होंगी, संवैधानिक आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनको अगर आप मान रहे हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी और आप संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न था। इसको अपने शब्दों में, अपने तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को लिखने का प्रयास करिए, बड़ा करके लिखने का प्रयास करिए। जो भी सावधानियां बताई गई हैं उनको अच्छी तरीके से देखते हुए आप लिखिए इस प्रश्न को। 200 शब्दों में लिखना था आप लोगों को, अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 308 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए, शब्द सीमा का भी आप खास ख्याल रखिए। फ्लो चार्ट, डायग्राम और ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका उत्तर जैसे शब्द सीमा कम हो जाती है, ठीक है, और आप ज़्यादा कंटेंट को दे पाते हैं, ज़्यादा जो आपका कंटेंट है वो अच्छे से लिख पाते हैं। तो इन चीज़ों को प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में और कंटेंट के मामले में भी कम शब्दों में आप ज़्यादा चीज़ों को बता देंगे।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन हाँ, शब्द सीमा का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से प्रश्न को लिखिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, डेटा का उपयोग करना है, लाइन, जैसे दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं भी है तब भी स्वच्छता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपके उत्तर में 10 जगह काटा पीटी मिल रही है, तो ये क्या है, इरिटेट करता है एग्जामिनर को। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोटेशंस का उपयोग करिए, सही शब्दों का चुनाव करिए, जो आपकी शब्द रचना है वो अच्छी होनी चाहिए, वाक्य रचना है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। अच्छे से जो प्रश्न आप लोगों को कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से आंसर राइटिंग कर लीजिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। सॉफ्ट पावर कूटनीति क्या है? सॉफ्ट पावर कूटनीति में धर्म की भूमिका को स्पष्ट करना है। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो सॉफ्ट पावर जो कूटनीति है, तो उसको अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये होती क्या है। भाई, सॉफ्ट एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है कि आप शस्त्रों के आधार पर, हथियारों के आधार पर, परमाणु जो हथियार हैं, जो सैन्य क्षमता है, उसके आधार पर देश का आकलन करना कि भाई ये मुझसे ताकतवर है, कमज़ोर है, मुझे इसकी बात माननी है या नहीं माननी है, मुझे इसके पास जाना है या नहीं जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हार्ड पावर में होती हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर में क्या होता है? सॉफ्ट पावर में बिना दबाव के, बिना दबाव के, बिना किसी भय या किसी तरीके से धमकी न देकर, ठीक है, दबाव या भुगतान की बजाय, भुगतान का मतलब आप, कोई आपको ऐड दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, बड़ा बड़ा अमाउंट आपको दूसरा बड़ा देश आपको सेंड कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आप उसके प्रति आकर्षित होंगे, उसके दबाव में आएंगे। कि जैसे चाइना अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में करता है, छोटे छोटे राज्य, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, हर जगह, बांग्लादेश में भी। तो ये क्या है? ये हार्ड पावर होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हटाकर सॉफ्ट पावर कूटनीति क्या होती है? बिना दबाव के, बिना भुगतान के बजाय देशों को, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना। ठीक है। आकर्षण से परिणाम प्राप्त करना। ठीक है। रिजल्ट आना चाहिए। जो हमारे रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में या अन्य देशों के बीच में, वो बेहतर हों। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर कूटनीति। दूसरे देशों को प्रभावित करना अपने धर्म के आधार पर, कल्चर के आधार पर, जो यहाँ की धार्मिक विविधता है, संस्कृति है, उसके माध्यम से। अब देखिए, जो सॉफ्ट पावर कूटनीति है, इसकी अवधारणा जो है सबसे पहले 90 के दशक में जोसेफ नाये के द्वारा दी गई थी। अब किसी भी देश में, ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की सॉफ्ट पावर क्या होती है? जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ की मूल्य नीतियाँ हैं, इन पर टिकी होती है। यहाँ पर किस तरीके की नीतियाँ बनाई जा रही हैं। अब भारत के संदर्भों में देख लेते हैं। तो भारत के संदर्भों में भारत की जो एक सॉफ्ट पावर दर्शाती है कि जैसे यहाँ की धार्मिक विविधता है, लोगों में एकता, बहुत सारे धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ खान पान, वेशभूषा, कला, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एक ताकत हैं। इसी को भारत यूज़ करता है। लुक ईस्ट पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ देखते हैं, दक्षिण एशिया में बात करते हैं, तो ये अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में भारत जो है एक सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है। अब देखिए, जो सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट पावर कूटनीति जो होती है, तो उसमें धर्म की भूमिका क्या है? अब इन चीज़ों में आप अगर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर चलेंगे, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाकर चलेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा।
अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे सॉफ्ट पावर कूटनीति में धर्म की भूमिका, तो देखिए भारत ने क्या है, भारत ने बौद्ध धर्म के साथ ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया है। वो चाहे थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, नेपाल हो, तिब्बत हो। तो ये तिब्बत के ही एक व्यक्ति थे दलाई लामा। भाई देखिए किसी भी, म्यांमार हो, हमारा पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भारत ने बौद्ध धर्म के साथ ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया है और लुक ईस्ट नीति का निर्माण किया। इसके अलावा क्या किया गया भारत के द्वारा, जैसे जो इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी जो है, तो इसमें इसमें सदस्यता की मांग की है भारत ने। और भारत की स्थिति यह है कि भारत में विश्व के दूसरे नंबर की मुस्लिम आबादी निवास करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी देखेंगे तो उपनिषदों में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है, सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया गया है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है उसमें ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हमने संपूर्ण विश्व जो है हमारा एक परिवार है। इस अवधारणा के साथ में हमारे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो ऐसी बातें हमारे उपनिषदों में प्राप्त होती हैं। ठीक है। अब देखिए अशोक ने, अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो अशोक ने प्राचीन काल की, सॉरी, अशोक ने क्या किया था कि श्रीलंका, मिस्र, मैसेडोनिया, यहाँ पर बौद्ध प्रचारकों को भेजा था। तो यहाँ पर भारत के संदर्भों में अगर बात करेंगे तो जो सॉफ्ट पावर कूटनीति है इसमें धर्म की भूमिका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के संदर्भों में विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में संबोधन भी दिया था। ठीक है। तो ये क्या है कि जो सॉफ्ट पावर राजनीति है उसमें धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो चाहे श्रीलंका के साथ संबंध हो, चाहे नेपाल के साथ संबंध हो, या बांग्लादेश के साथ संबंध हो। ठीक है। जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, पड़ोसी देशों से जुड़ने में धर्म क्या है, धर्म मदद करता है। जो वेशभूषा है, कला है, संस्कृति है, ये सारी की सारी चीज़ें मदद करती हैं दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। और क्या है, दक्षिण एशिया में भारत विशिष्ट पहचान भी प्रदान कर रहा है जो भारत का धर्म है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सॉफ्ट पावर कूटनीति है उसमें धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप लोग अपने शब्दों में, अपने अच्छी तरीके से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। बेहतर ढंग से चीज़ों को लिखिए और अच्छे से उत्तर को लिखकर दिखाइए। ठीक है। और दोस्तों डेली आप लोग 2 प्रश्नों को डेली लिखते रहिए, क्योंकि देखिए समय अब बिल्कुल भी निकल रहा है। ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है और अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है। आज की इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।